नमस्कार साथियों, एक बार फिर उपस्थित हैं आपके बीच रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे सामान्य विज्ञान। आज से पहले की क्लासेस में हम देख चुके हैं संतुलित आहार, हमने चालू किया था कोशिका विज्ञान, जीव विज्ञान में स्टार्ट किया था कोशिका, जो शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के जो प्रमुख अंग हैं उन सब चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कोशिका के अंग के बारे में, जैसे जितने भी कोशिका के अंग हैं उनमें हम केंद्रक को लेकर चले थे कि केंद्रक की खोज किसने की थी, केंद्रक में कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है, केंद्रक किन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, केंद्रक के अन्य नाम को क्या क्या हैं, केंद्रक के जो खोज करता है वो कौन थे। इसमें हम पढ़ रहे थे, हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लियक अम्ल। न्यूक्लियक अम्ल में हमने पढ़ लिया था डीएनए के बारे में। मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि न्यूक्लियक अम्ल की जो खोज है वो की थी फ्रेडरिक मिसर ने। न्यूक्लियक अम्ल के बारे में सबसे पहले फ्रेडरिक मिसर ने बताया, और जो न्यूक्लिक एसिड का नाम है न्यूक्लिक अम्ल वो किसने दिया था, ऑल्टमैन ने दिया था। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए कल मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के बताई कि ऐसे स्ट्रक्चर बनती है डीएनए की, वो कैसे बनती है, उसमें कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट पदार्थ होते हैं, मुख्य पदार्थ जो नाइट्रोजनिक क्षारक थे उनके बारे में बताया था, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ेगा। गलत मत जोड़ देना, इनका सम्मेलन ऐसे है कि भाई जैसे आपने देखा होगा मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है, जैसे नीम के बीज से नीम पैदा होता है। कोई भी प्रजाति सेम अपने रूप, आकार और रूप में समान प्रजाति को जन्म देती है। ये केवल इन्हीं की वजह से हो पाता है। अगर आप मिसमैच कर देंगे, जैसे एडेनिन के साथ गुआनिन जोड़ देंगे, थाइमिन के साथ साइटोसिन जोड़ देंगे, तो एक हाइब्रिड सिचुएशन बन जाएगी। ऐसे हो जाएगा कि आप गधे का विवाह कुत्तों से करवा रहे हो, वो रेस्पॉन्सिबल चीज़ नहीं होगी, वो सही नहीं होगी। तो हमने कल जो डिस्कस किया था वो न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस किया था कि न्यूक्लिक एसिड किन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजनिक क्षारक होता है, शर्करा होती है तथा फॉस्फेट होता है। अब इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लिक एसिड है ना, वो न्यूक्लिक एसिड से, जैसे डीएनए पढ़ रहे हैं, डीएनए से जो डीएनए का निर्माण है वो क्या कहलाता है। जैसे देखो हमने स्टार्ट किया था कल डीएनए की फुल फॉर्म भी एक बार एग्जाम में पूछी हुई गई है, ये भी आप लिख लेना, कल मैंने लिखा ही नहीं थी। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये डीएनए की फुल फॉर्म होती है। अब कल जब मैंने आपको डिस्कस किया था, ये बता दिया था कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है उन्हीं से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। देखो ऐसे डीएनए की स्ट्रक्चर बताई थी आपको, आप फोन पे खोल के देख सकते हैं, डीएनए की स्ट्रक्चर आपको ऐसी मिलेगी। इसी स्ट्रक्चर से गुणसूत्र का निर्माण किया था। देखिए ऐसे गुणसूत्र का निर्माण किया था, ये गुणसूत्र है। गुणसूत्र की क्लास में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे गुणसूत्रों के बारे में। ये गुणसूत्र की पी आर्म होती है जो शॉर्ट आर्म होती है, ये क्यू आर्म होती है जो लॉन्ग आर्म होती है। इन सब चीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखो डीएनए से डीएनए बनना, जैसे मनुष्य सजीव क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं और उत्सर्जन करते हैं, तो मनुष्य से मनुष्य बनना, जैसे आपने कभी देखा होगा आपके फ़ोन में कोई मूवी है, वो किसी आपके फ्रेंड ने कहा कि मुझे वो पिक्चर दे दे यार, या मैं आपने किसी भी फ़ोन में फ़ोटोज़ क्लिक की, एज इट एज फ़ोटोज़ उसके फ़ोन में भी रुक जाती है और पास वाले के फ़ोन में भी चली जाती है। अगर ऐसा होता, वो फ़ोटो अगर वो सेंड करता और केवल आपके फ़ोन में नहीं रहती, केवल उन्हीं के फ़ोन में जाती, तो आप उन्हें थोड़ी देते। जैसे कोई पिक्चर है, कोई दोस्त ने कहा कि यार ये पिक्चर मुझे भी देखनी है, तो आपने बोला कि ले ब्लूटूथ ऑन कर, जेंडर ऑन कर, मैं तेरे को दे देता हूँ। तो उसी प्रकार जो इमेज से इमेज बन जाना अपने आप, उसको क्या बोलेंगे, स्वप्रतिकरण, खुद की दूसरी कॉपी बना लेना। तो डीएनए में प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, डीएनए के प्रमुख गुण होते हैं कि एक डीएनए से अपने आप, जैसे कोई डीएनए है, ये अपने आप इसके गुण होते हैं अपने आप दो भागों में, ठीक ऐसा ही डीएनए बन जाएगा। ये दूसरा डीएनए बन जाएगा, ये दूसरा डीएनए बन जाएगा।
ये भी जो डीएनए, इसमें वो सेम प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी जो इसमें पाई जाती हैं। आकार और आकृति में एकदम सेम आकार का होगा, जीन सेम होंगे, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ये भी 2 डीएनए में डिवाइड हो जाएगा, डीएनए डीएनए, ये भी 2 डीएनए में डिवाइड हो जाएगा, डीएनए डीएनए। ये जो प्रॉपर्टी है डीएनए की, ये कहलाती है स्वप्रतिकरण, मतलब खुद की प्रति बनाना, खुद की इमेज क्रिएट करना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्वप्रतिकरण, रेप्लिकेशन, सॉरी। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डीएनए से डीएनए बनना कहलाता है। डीएनए से डीएनए बनना कहलाता है। आपने देखा होगा कई बार, जैसे बारिश के मौसम में पेड़ों के फल झड़ जाते हैं, जैसे नीम की निमोली, जैसे छोटे छोटे फल और बहुत सारे नीम उग जाते हैं, ठीक वैसे आकार आकृति में। ये केवल डीएनए से डीएनए बनने के कारण पॉसिबल है। मनुष्य ने तो ये अभी खोजी है, जब से मनुष्य का जन्म हुआ है, जब से आदिकाल से ये चीज़ें चलती आ रही। पर इसके बारे में जो सबसे पहले बताया था, कल मैंने आपको बताया था, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने बताया था? फ्रैंकलिन और विल्किंसन ने इनके बारे में जानकारी दी थी। तो डीएनए से जो डीएनए बनना है वो क्या कहलाता है? स्वप्रतिकरण, स्वप्रतिकरण, रेप्लिकेशन। एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाती है, आपसे ध्यान रखना। अब डीएनए से आरएनए किस तरह बनता है? आरएनए के बारे में हम पढ़ेंगे अभी कि आरएनए क्या होता है और डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है। डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा? आरएनए का बनना क्या कहलाता है? बनना, अनुलेखन। अनुलेखन को क्या बोलेंगे इसमें? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनना, मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर का निर्माण होता है वो प्रोटीन से मिलकर होता है। तो आरएनए से प्रोटीन कैसे बनेंगे? स्ट्रक्चरल जो फॉर्म होती है उसको भी एग्जाम में पूछा जाता है। आरएनए से प्रोटीन बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? अनुवादन। ट्रांसलेशन। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए से डीएनए बनना कहलाता है रेप्लिकेशन, स्वप्रतिकरण। डीएनए से आरएनए बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। डीएनए से प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन बनना कहलाता है अनुवादन। ये हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, आपने एड्स के बारे में सुना होगा। तो एड्स डिजीज में क्या होता है? जैसे एड्स की जो जांच, एड्स का जो रोगी पाया गया था, एड्स की जो जांच की गई तो उसमें पाया कि हमारे शरीर में क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से वापस कभी डीएनए नहीं बनता। ये इसकी जो मैकेनिज्म होता है इसी प्रकार से डिजाइन की जाती है कि डीएनए से आरएनए बन सकता है, लेकिन आरएनए से डीएनए नहीं बन सकता, आरएनए से डीएनए वापस नहीं बन सकता। पर एड्स का जो पेशेंट होता है उसमें क्या होता है? आरएनए से वापस डीएनए बनने लग जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन, स्वप्रतिकरण। डीएनए से आरएनए कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से वापस डीएनए बनने लग जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उल्टा बनने लग जाएगा, इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो एड्स के रोगी होते हैं उनमें क्या होता है? आरएनए से वापस डीएनए बनने लग जाता है। इससे हमारी इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, हम बहुत सारी प्रकार की डिजीज़ होती हैं इंसान, और फिर इंसान की डेथ हो जाती है।
तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एड्स के पेशेंट हैं उनमें क्या होता है। इनकी जो खोज है सबसे पहले किसने की थी? हेमिन तथा बाल्टीमोर नाम करके एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया था कि एड्स के पेशेंट में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। एड्स के पेशेंट में क्या होता है, आरएनए से वापस डीएनए बनने लग जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? आरएनए से वापस डीएनए बनना व्युत्क्रम अनुलेखन। आरएनए से डीएनए बनना। अनुलेखन तो हो जाएगा डीएनए से आरएनए बनना, और वापस आरएनए से डीएनए बनना होगा व्युत्क्रम अनुलेखन, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके बारे में किसने बताया था व्युत्क्रम अनुलेखन के बारे में? हेमिंग तथा बाल्टीमोर ने। हेमिंग तथा बाल्टीमोर वैज्ञानिक थे, ये बताया था। इसकी परिकल्पना के बारे में इन्होंने बताया था। अब देखो डीएनए पढ़ा हमने, डीएनए में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, डीएनए से डीएनए बनने को क्या बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं, डीएनए से प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं, हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है, गुणसूत्र कैसे बनते हैं, गुणसूत्रों के बारे में और जीन के बारे में आगे क्लासेज में पढ़ेंगे। शुरू में हमने कहाँ से शुरुआत की थी, भूल मत जाना, सेल से स्टार्ट किया था। सेल में हम पढ़ रहे हैं, सेल का सबसे जो कोशिका अंग, बड़ा कोशिका अंग होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हम पढ़ रहे हैं जैसे क्रोमेटिन तंतु और केंद्रिका के बारे में मैंने बताया था, और कुछ तरल पदार्थ था उसको हमने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। तो न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। न्यूक्लिक एसिड में हमने पढ़ा है अभी डीएनए। डीएनए के बारे में किस किसने बताया? डीएनए कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इन सब के बारे में बताया। अब जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो आरएनए पढ़ेंगे। देखो आरएनए में क्या होता है, आरएनए और डीएनए में डिफरेंस क्या होता है? जैसे डीएनए द्विकुंडलित मॉडल है, इस प्रकार आरएनए जो होता है वो एक कुंडलित मॉडल होता है। एक कुंडलित मॉडल का मतलब क्या होता है? आरएनए। जैसे डीएनए में 2 कुंडलियां पाई जाती हैं, जैसे ये एक अलग कुंडली है, ये अलग रो है, ये एक अलग कुंडली है। ऐसे आरएनए में केवल एक कुंडली पाई जाती है। तो पूछा जाता है एग्जाम में, आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से आरएनए और डीएनए में डिफरेंस बताइए। एक बार यूपीएससी में पूछा गया था एग्जाम में कि आरएनए, निम्न में से आरएनए के बारे में गलत कथन छांटिए। आरएनए द्विकुंडलित होता है, इसमें यूरेसिल नहीं पाया जाता, और इसमें राइबोज शर्करा नहीं पाई जाती, सभी कथन गलत थे। तो आरएनए एक कुंडलित मॉडल है। ये एक रज्जु की एक कुंडलित मॉडल है। एक कुंडलित, यह है एक कुंडलित मॉडल है, कुंडलित मॉडल है। इसमें जो शुगर पाई जाती है उसके बारे में पूछा जाता है, इसका नाम आरएनए ही क्यों पड़ा? इसमें राइबोज शर्करा अधिक पाई जाती है। तो राइबोज शर्करा अधिक पाए जाने की वजह से इसको बोला जाता है आरएनए। इसमें आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, राइबोज शर्करा अधिक पाई जाती है, या राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है। अब आरएनए कितने प्रकार का होता है? देखो आरएनए संख्या में 3 प्रकार का होता है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा हो। देखो आरएनए कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है 3 प्रकार का? एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, और एक होता है आरआरएनए।
आरएनए। आरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? देखो ये कहाँ पाया जाता है? इसका जो निर्माण होता है ये केंद्रक में होता है, उपस्थिति होती है वो केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है। तो संश्लेषण या निर्माण केंद्रक में उपस्थित या किसमें होता है? केंद्रक में। इसका जो ये संख्या में कितना होता है? कुल जितना भी आरएनए बॉडी में पाया जाता है उसका ये 5% होता है। इसका जो निर्माण होता है वो भी केंद्रक में होता है, ये भी केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में। ये जो कुल आरएनए होता है उसका संख्या में 15% होता है। जबकि आरएनए क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए संख्या में कितना पाया जाता है? 85%। इसका निर्माण कहाँ होता है? आपसे एग्जाम में दे दिया जाएगा। देखो मैंने बताया था ये केंद्रक है, इसमें कुछ क्रोमेटिन तंतु है और एक केंद्रिका। केंद्रिका इंग्लिश में क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो जो आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए का निर्माण कहाँ होता है? संश्लेषण कहाँ होता है? केंद्रिका में। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा निम्न में से आरएनए कहाँ पाया जाता है, निम्न में से टीआरएनए कहाँ पाया जाता है, निम्न में से एमआरएनए कहाँ पाया जाता है? तो वो दोनों पाए जाते हैं केंद्रक में, जबकि आरएनए पाया जाता है केंद्रिका में। ये पाया जाता है केंद्रिका में। और ये कुल संख्या में कितना होता है? 85%। अब देखो इनके काम क्या क्या होते हैं। एमआरएनए का जैसे नाम मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। ये होता है टीआरएनए। मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर से जैसे आपने कभी मैसेज ग्रहण किया होगा कहीं से, तो आपने मैसेंजर आरएनए का प्रमुख काम क्या होता है? ये मैसेज लेता है। किससे? डीएनए से मैसेज लेता है। डीएनए से मैसेज लेने के बाद ये आता है कहाँ? जहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। तो मैसेंजर आरएनए का प्रमुख कार्य होता है कि डीएनए से लेके डीएनए से मैसेज ग्रहण करके प्रोटीन निर्माण स्थल पर आकर राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो ये प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा इसके? डीएनए से सूचना ग्रहण कर राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन संश्लेषण। अब आपको दिख तो रहा है ना यहाँ पे, ट्रांसफर आरएनए का क्या कार्य होता है? ट्रांसफर जैसे मैसेंजर आरएनए का नाम से पता लग रहा था मैसेज लेके आता है, ऐसे ट्रांसफर आरएनए का जो कार्य होता है, इसका जो प्रमुख कार्य होता है, ये जो हमारे शरीर में अमीनो अम्ल, मैंने आपको बताया था कि शरीर में जो प्रोटीन का निर्माण होता है किन से मिलकर होता है? अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है कि शरीर में जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, उन सब को एक जगह इकट्ठा करता है। कहाँ पर? जहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण केंद्र के पास सभी अमीनो अम्लों को, इसका प्रमुख कार्य होता है अमीनो अम्लों को प्रोटीन निर्माण स्थल पर लाते हैं, प्रोटीन संश्लेषण स्थान पर लाता है। ये हो गया ट्रांसफर आरएनए। एक बार एग्जाम में इसकी आकृति पूछी गई थी। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो दिखने में लोम के प्रकार की होती है। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि निम्न में से टीआरएनए की स्ट्रक्चर होती है लोम के प्रकार की। इसको एडाप्टर आरएनए भी बोला जाता है। इसके बाद जो बचता है वो बचता है आरएनए। आरएनए का मतलब क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए संख्या में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। देखो 85%।
तो इनका जो कार्य होता है वो प्रोटीन निर्माण, इनका जो मेन जो मकसद होता है वो प्रोटीन का अधिक से अधिक मात्रा में प्रोटीन का निर्माण करना। क्योंकि हमारा शरीर प्रोटीन से मिलकर बना होता है, किस वजह से? राइबोसोमल आरएनए की वजह से। इन्हीं की वजह से प्रोटीन, ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, इनका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। तो ये राइबोसोम के निर्माण में आरएनए क्या करता है? राइबोसोम का निर्माण करता है, राइबोसोम का निर्माण करता है। और राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो सबसे ज़्यादा भागीदारी किसकी होती है? आरएनए की। ये हो गया राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। देखो हमने पढ़ा था न्यूक्लियस, न्यूक्लिक में केंद्रिका पढ़ ली, न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिए, क्रोमेटिन तंतु पढ़ लिए। उसके बाद जो न्यूक्लियस में बसते हैं, जैसे कल की क्लास में हमने देखा था कि डीएनए क्या होता है, डीएनए का निर्माण किन सब चीज़ों से मिलकर होता है। डीएनए के बाद में जो गुणसूत्रों का निर्माण होता है, ये डीएनए बना, इससे बनेंगे क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर पाई जाती हैं जीन, क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं जीन। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ाई करेंगे वो करेंगे जीन्स के बारे में, हमारे लक्षणों को प्रदर्शित कौन करते हैं, हमारे दाढ़ी मूछे कब आती है, उन सब चीज़ों के बारे में, हमारे बिहेवियर में चेंज, आवाज़ में परिवर्तन, स्तनों का विकास, लिंग में परिवर्तन, इन सब का जो रेस्पॉन्सिबल कार्य हो हमारे माता पिता से जो हमें आनुवंशिक गुण मिलते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जीन बताते हैं। इनसे संबंधित और एक मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्रों का प्रमुख कार्य क्या होता है, किन ने बताया था कि मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनकी खोज किसने की थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये बात मत भूलना, अभी हमने केवल न्यूक्लियस पढ़ा है, न्यूक्लियस भी पूरा नहीं हुआ है। न्यूक्लियस के बाद में अंतःद्रव्य जालिका, उसके बाद गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, ये सब बाकी हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।